हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ MCQs फ्रॉम दी सेक्शन करंट अफेयर्स। जो पिछले साल में जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में रहे थे उनका हम लोगों ने हल्का सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कोशिश करी है कि आपको करवाया जाए, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी टॉपिक में से बनते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which union territory became the first UT to become 100% organic under the Participatory Guarantee System? PGS सिस्टम है बेसिकली एक ही ऐसी स्कीम है जिसके तहत जितने भी आपके एक एरिया में काफ़ी एक लगातार बड़े एरिया में कई सारे जो फार्मर्स हैं, अगर वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मेथड्स को अपना रहे हैं फॉर डूइंग द एग्रीकल्चर, तब इस स्कीम के तहत आप उस एरिया को जो ऑर्गेनिक है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहला ऐसा कौन सा यूटी बना है जिसको ये स्कीम के तहत पहली बार 100% ऑर्गेनिक का स्टेटस मिला है। ऑप्शंस हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बी लक्षद्वीप, सी पुडुचेरी एंड डी चंडीगढ़। अब जो बेसिकली आपका जो ये एग्रीकल्चर वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन दी लक्षद्वीप वाला एरिया, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप वाले एरिया में कई सारे जो आपके आइलैंड्स हैं वो आइलैंड्स पे कई सारे जो फार्मर्स हैं वो लगातार कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए आए हैं। ज़्यादातर अमाउंट ऑफ जो वेजिटेशन है वो भी लक्षद्वीप में ही सबसे ज़्यादा है हमारे कंट्री में, है ना। तो जो लक्षद्वीप है इट हैज़ बिकम दी और 100% ऑर्गेनिक अंडर दिस PGS। और ये जो स्कीम है PGS दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये स्कीम क्या है, ये अपने को पता है कि कई सारे जो फार्मर्स हैं अगर पूरे कंटिगुअस एरिया में काफ़ी ज़्यादा देर तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करते रहते हैं तो फिर उनको इस स्कीम के तहत ऑर्गेनिक स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है। कौन प्रोवाइड करता है स्टेटस? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और पहली यूटी कौन बन गई है? लक्षद्वीप हैज़ बिकम दी फर्स्ट यूटी। तो ये आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगेन जब भी इंडेक्स पर क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट होती है इंडिया का क्या रैंक है और ये किसने रिलीज़ किया है। तो आपने ध्यान रखना है कोई भी जब आप इंडेक्स पढ़ें तो उसमें इंडिया का रैंक, इस साल वाला रैंक और पुराने साल वाला जो रैंक है उसको कंपेयर करें कि क्या पिछले साल के मुकाबले रैंक अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है हमारी इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 90th इन दिस इंडेक्स। ओके, सेकेंड, जापान एंड साउथ कोरिया टुगेदर हैव टॉप्ड द लिस्ट। देखो हर साल ये इंडेक्स आता है तो हर साल इसका एक आपको रैंक याद करना होता है, तो कई बार ना चीज़ें ऐसे कंफ्यूजिंग सी हो जाती हैं कि पिछले साल क्या रैंक था, इस साल क्या रैंक है। इसीलिए जब भी आप रैंक याद रखेंगे तो किसी न किसी चीज़ से आप उसको अटैच करके पढ़ेंगे, है ना, कि निमोनिक बना लिया कि इससे मैंने ये ऐसे याद कर लिया। सिंपल रट्टे मारने की बजाय ना एक हल्का सा निमोनिक अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इस 2021 के इंडेक्स की बात करें तो यस, इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 90th। पहले जो रैंक था दैट वाज 85th। तो इसीलिए पुराना रैंक और अब वाला रैंक जो है आपने कंपेयर हल्का सा करना है। जापान पहले से भी, मतलब जो जापान है वो पिछले 3 सालों से टॉप कर रहा है इस लिस्ट में। और अब जो साउथ कोरिया नहीं है, इसकी बजाय है आपका सिंगापुर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो ये बेसिकली सभी कंट्रीज़ को इस पैरामीटर पर जज करती है, इस पैरामीटर पर मेजर करती है कि आपका ये जो पासपोर्ट है आपकी कंट्री का ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप कितनी और कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट अक्वायरिंग द वीज़ा। तो अगर ये आप ज़्यादा कंट्रीज़ में जा सकते हैं इसका मतलब आपके कंट्री का जो पासपोर्ट है वो बहुत अच्छा है ना। अगर आपके पास अफ़गानिस्तान कंट्री का पासपोर्ट है तो आप बहुत सारी जगहों पर विदाउट वीज़ा नहीं जा सकते, इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ का रैंक इस इंडेक्स में थोड़ा सा कम होता है।
तो जो जापान है और जो सिंगापुर है, अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इफ़ यू हैव द पासपोर्ट, तो फिर आप बाकी और कंट्रीज़ में भी विदाउट वीज़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये अगर हम इस इंडेक्स की बात करें तो अराउंड 190 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 192 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जापान और सिंगापुर के लोग आराम से विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका साउथ कोरिया वाला है दैट इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सिंगापुर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। पूछा भी क्या है हमसे? चूज दी करेक्ट कोड। तो आंसर इज 1 ओनली, 2 इज नॉट दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर इज ए। या ध्यान रखना हल्का सा, ये है 192 कंट्रीज वीज़ा फ्री, ये हमने देख ही लिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जापान ने जिसने टॉप किया है अंडर दिस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वो बेसिकली कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास जापान का पासपोर्ट है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकता है। जो साउथ कोरिया है आपका, साउथ कोरिया और जर्मनी दोनों हैं आपके सेकंड पोजीशन पे। क्वेश्चन 1, 2, 3 पर भी आ सकता है वैसे तो आप हल्का सा फर्स्ट, सेकंड और इंडिया का रैंक, और जो लास्ट वाले हैं जिसमें अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और पाकिस्तान, बेसिकली जो आपकी ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, तो ये बेसिकली हैं जहाँ पर इनका पासपोर्ट होने के बावजूद भी आप किसी और कंट्री में वीज़ा फ्री नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ ऑल द सिक्योरिटी इश्यूज़ या फिर और कोई भी इश्यूज़ हैं कि आपका पासपोर्ट इतना वैलिड ही नहीं है ना। तो ये आप ध्यान रखना हल्का सा, इंडिया का रैंक, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, कितनी कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं एज अ फर्स्ट रैंकर, और इस इंडेक्स को रिलीज़ करने का जो मकसद है वो क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी ऑरोराज ऑन मार्स। अभी पिछले कुछ महीनों में ना बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है कि जैसे अर्थ है आपका, अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपको ये ऑरोराज देखने को मिलती हैं, जिनको हम ट्वाइलाइट्स बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। नॉर्थ पोल पर आपको देखने को मिलती है ऑरोरा बोरलेस, और जो साउथ पोल है उस पर आपको देखने को मिलती है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, जो ग्रीन सी ब्लू और रेड कलर की लाइट्स नज़र आती हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास, उनको हम कहते हैं ऑरोराज। ये बेसिकली अर्थ पर क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, जो कि हल्का सा इस एरिया में ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो एंटर कर जाते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल के आसपास, और जितने भी एटमॉस्फेयर में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के, वो एक्साइट कर जाते हैं अपनी नॉर्मल स्टेट से, और जब वो दोबारा अपनी स्टेट से वापस आते हैं तो दे रिलीज कलर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि जो अर्थ है उसके अराउंड आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट कहीं ना कहीं सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स जो हैं वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर एंटर कर जाती हैं। यहाँ पर जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सोलर जो विंड्स हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसीलिए इन एरियाज़ में आपको कभी भी ऑरोराज देखने को नहीं मिलेंगी। बट क्वेश्चन ये है कि जो मार्स है उस पर हमें देखने को मिली हैं, तो जैसे मार्स पर ऑरोराज हैं, कैसे वो अर्थ वाले से डिफरेंट हैं, क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है आपकी, डिस्क्रीट ऑरोराज ऑन मार्स आर सीन ऑल राउंड द प्लैनेट एट नाइट टाइम। जैसे जो अर्थ है आपका, अर्थ पर आपको सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नज़र आती हैं ऑरोराज, लेकिन मार्स पर आपको वो पूरे मार्स पर नज़र आएंगी पूरे नाइट टाइम में, तो इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑरोराज। तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली ही फाइंडिंग्स देखी हैं नासा के जो आपके स्पेसक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने बताया है कि मार्स पर पूरे नाइट टाइम में ऑरोराज आपको देखने को मिलती हैं। सेकेंड है, द मार्शियन क्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेनिंग सम ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑन द मार्स। अब किसी भी अगर हम बॉडी की बात करें, चाहे अर्थ है चाहे मार्स है, उसके अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कोर में मैग्नेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो आयरन है चाहे वो निकल है ना। तो जो अर्थ है आपका, उसकी जो कोर है वो तो निकल और आयरन से बनी हुई है, इसीलिए जो उसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती हैं। बट जो मार्स है ना, मार्स की जो कोर है दैट हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल, लेकिन कुछ न कुछ जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मार्स के सरफेस पर ज़रूर प्रेजेंट है।
इसीलिए उसी सरफेस पर आयरन प्रेजेंट होने की वजह से, निकल प्रेजेंट होने की वजह से जो एक मैग्नेटिज्म है वो मार्स पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और उसी मैग्नेटिज्म की वजह से आपको ये ऑरोराज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि जो मार्स की जो क्रस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके मैग्नेटिज्म के होने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन हमसे पूछे हैं चूज दी करेक्ट कोड, तो बोथ आर राइट, तो आंसर इज बोथ 1 and 2। आपको इस क्वेश्चन के पीछे का जो हल्का सा बैकग्राउंड है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑरोराज, अर्थ पर कैसे बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मार्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोर में मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से है या सरफेस पर आयरन होने की वजह से है, ये हल्का सा जो है ये आपको क्लैरिटी अगर होगी तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन कोई सा भी आ जाएगा, आप इजीली टैकल कर लेंगे उसे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट मॉस गार्डन वॉज ओपन्ड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, स्टेट का नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, बट स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है ये मॉस गार्डन, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। तो मॉस गार्डन ध्यान रखेंगे आपकी एक ऐसा गार्डन जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉसेस की स्पीशीज़ को हम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। ये जो मॉसेस है ना, बेसिकली ये सबसे पहले किसी भी जगह पर डेवलप होते हैं जब कोई भी वेजिटेशन आनी होती है ना। सबसे बिल्कुल आप कह लो कि प्रिमिटिव प्लांट्स हैं ये। अगर कोई बेयर रॉक है, वोल्केनो इरप्ट हुआ है, सारी वेजिटेशन ख़त्म हो चुकी है उस एरिया की, तो सबसे पहले जो दोबारा से वेजिटेशन डेवलप होने की प्रोसेस होगी उसमें सबसे पहले कौन आएंगे आपके, ये मॉसेस आएंगे। तो दीज आर प्रिमिटिव प्लांट्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए इनको कंजर्व करने के लिए, इनकी एस्थेटिक वैल्यूज़ को मेंटेन बनाए रखने के लिए हम लोगों ने गार्डन ओपन किया है उत्तराखंड में। ऑप्शंस हैं आपके नैनीताल, देहरादून, मसूरी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो उत्तराखंड स्टेट तो आपको ध्यान रखना ही है और साथ में आप डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखेंगे, नैनीताल। आंसर इज ए, नैनीताल इन दी खूरपतल इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब इतना डिटेल में जाने की तो आई थिंक ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे, दैट वुड बी मोर सफिशेंट, है ना, मोर देन सफिशेंट है वो चीज़। तो ये आप ध्यान रखना हल्का सा कि ये मॉसेस होते क्या हैं, दीज आर दी फर्स्ट प्लांट्स टू ग्रो ऑन रॉकी लैंड एंड बाय ब्रेकिंग डाउन दी रॉक्स एंड दी सॉइल। तो ये किस तरीके से आगे और जनरेट होते हैं, किस तरीके से ये सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं, कौन सा ये एसिड रिलीज करते हैं, तो ये सारा जो एक पूरा प्रोसेस है वो मॉसेस के बाद पूरा का पूरा उस एरिया में फॉरेस्ट डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे मॉसेस क्या हैं, गार्डन कहाँ खोला गया है, गार्डन को खोलने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली ही ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एनुअली बाय वेल्थंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इंडेक्स है तो कौन रिलीज करता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, दिस इज रिलीज्ड बाय वेल्थंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है इंडिया वॉज रैंक्ड एट 101st पोजीशन आउट ऑफ 116 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक कौन पब्लिश कर रहा है, क्या पैरामीटर्स हैं, ये 3 चीज़ें ही हम इंडेक्स में याद रखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंडिया का जो रैंक है वो 116 कंट्रीज़ में से टोटल 101 अभी इस प्रॉपर इंडेक्स में आया है। तो यस, पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, पैरामीटर्स में क्या हम बात करेंगे कि देयर आर 4 पैरामीटर्स। 1 इज दी अंडर नरिशमेंट, कि अगर आपके देश में अंडर नरिशमेंट बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आपका रैंक थोड़ा सा बुरा आएगा। आपके यहाँ पर चाइल्ड वेस्टिंग अगर ज़्यादा है तो रैंक बुरा आएगा। चाइल्ड वेस्टिंग इज़ बेसिकली आपका हाइट एज पर योर वेट एज पर योर हाइट। और फिर चाइल्ड स्टंटिंग बेसिकली आपका है जब आपकी जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू योर एज ढंग से ग्रो नहीं कर रही है। एंड लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो दीज 4 आर दी पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर किसी भी कंट्री को रैंक दिया जाता है अंडर दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक
ठीक है, तो अभी 4 पैरामीटर्स भी ध्यान रखेंगे, इंडिया का रैंक ध्यान रखेंगे, किसने रिलीज करी है ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G7 ग्रुपिंग। पहली बात तो G7 ग्रुपिंग एक ऐसी ग्रुपिंग है जहां पर जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर हैं। ठीक है, तो दीज आर दी मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, फर्स्ट फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान एंड चाइना। देखो वैसे तो आपकी जो पूरी की पूरी 5 कंट्रीज हैं दे आर काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, बट अगेन जो एक G7 कंट्रीज हैं वो अलग हैं, वो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, लेकिन साथ में बहुत पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो वहाँ पर शुरू हुई थी। ये भी एक फोकस है, ये भी एक तरीका है आपको याद करने का, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में से भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो अगर हम देखें इसमें से तो आपका आंसर है दैट इज़ फ्रांस है, यस, साउथ कोरिया नहीं है, जर्मनी है, जापान यस, एंड चाइना इज़ नॉट देयर। तो चाइना और साउथ कोरिया नहीं है, आपका जापान, जर्मनी और फ्रांस इज़ द आंसर। ऑप्शंस अगर हम देखें 1, 3 एंड 4, तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। और जो बाकी बची हुई कंट्रीज़ हैं आप कैसे याद रखेंगे, ये है आपकी US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये तो हम लोगों ने 3 देख ही लिए अभी, इटली, कनाडा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 2 कंट्रीज़ हैं, USA एंड कनाडा, दोनों आपका G7 का पार्ट हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में UK, इटली, जर्मनी एंड फ्रांस, 4 कंट्रीज़ हैं टोटल। तो यूरोपियन का थोड़ा सा डोमिनेशन ज़्यादा है G7 ग्रुपिंग्स में। और अगर हम एशिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जापान है जो कि एशिया को G7 में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो G7 है ना, इसमें हल्का सा बार बार क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते रहते हैं क्योंकि हमेशा ही ये G7 न्यूज़ में रहती है। तो G7 की कोई मीटिंग हुई हो, उस मीटिंग की क्या थीम है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें निकल कर सामने आई, तो अगर वो भी चीज़ न्यूज़ में रहेगी तो वो भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज़ द एनुअल इवेंट ऑफ टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखो ये जो मीटिंग है ना, ये बेसिकली सभी NGOs को, सभी आपके स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को और जो और भी फॉरेन डिग्निटरीज हैं उन सबको बुला के एक ये मीटिंग करवाई जाती है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से आप आगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करेंगे। क्या आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे या फिर आप एनवायरनमेंट को बचाए रखने के चक्कर में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे। तो आप किस तरीके से दोनों को बैलेंस आउट करेंगे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे और जो इकोसिस्टम कंजर्वेशन है वो भी आप इंश्योर कर सके। तो ये समिट जो है, येस इट इज़ द एनुअल इवेंट ऑफ टेरी, ये इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये हर साल इस मीटिंग को कंडक्ट करवाती है और जो 2021 की थीम है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 कहती है आपकी, द थीम ऑफ 2021 समिट वॉज रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। कि बेसिकली हम लोगों को अपना जो कॉमन फ्यूचर है, कॉमन फ्यूचर यही है कि जो क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उससे पूरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए अगर आपको एज अ वर्ल्ड ग्रो करना है तो क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना पड़ेगा। और ये कॉमन जो फ्यूचर है हमारा, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज अगर नहीं रोका तो दैट वुड बी इन वेरी वेरी डेंजर। तो इसी को इंश्योर करने के लिए ये थीम भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर आपको बढ़िया तरीके से जीवन यापन करना है तो यू शुड हैव द सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हैं। चूज द करेक्ट कोड पूछा है तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और अगर हम टेरी की बात करें तो आप हल्का सा ध्यान में रख लेना कि इट इज़ द नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नॉन प्रॉफिट है, ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज़ द नॉन प्रॉफिट। और ये रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना जो टाइम है, अपनी जो एनर्जी है वो बहुत फोकस करता है।
इसका बेसिक काम ही ये होता है कि अल्टीमेटली किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, किस तरीके से जो इंडिया है अपने एनर्जी बास्केट में सोलर एनर्जी को इम्प्रूव कर सकता है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं ये बताता रहता है, रिसर्च करता रहता है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी आप ध्यान रखना कि टेरी इज़ नॉट दी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ दी नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मिशन है जो कि पूरे इंडिया में हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स को की इनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो एक चीज़ हो सकती है इसमें, क्या पता ये जो स्कीम है सेक्टर स्कीम हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ना हो। सेक्टर में क्या होगा, जहाँ पर पूरा 100% फंडिंग वुड बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन में आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लिखा है तो इट मे बी अ ट्रिक, बट इट इज़ नॉट अ ट्रिक। येस, इट इज़ दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट को भी तो कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे ही अगर आपको अपने एरिया में हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। Under MIDH, Government of India contributes 60% of the total outlay for developmental programs in all the states, and state governments give rest of 40%. तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये तो अपने को क्लियर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ फंड्स होगा। तो जो सेंटर है वो 60% बोल रही है स्टेटमेंट, और जो स्टेट है वो बोल रही है 40%। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखते हैं कि भाई कितना इसमें और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। यस, इट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। जहाँ पर हम अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये मिनिस्ट्री ही निकल कर सामने आती है। तो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। सेकेंड इज इनकरेक्ट। वाई इनकरेक्ट देखते हैं अभी। तो ऑप्शंस हैं आपके 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सेकेंड जो है वो रॉन्ग है, 1 and 3 आर दी करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन सी इज द आंसर। बट अगेन क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंट्रीब्यूशन हमने स्टेटमेंट गलत करी है, कितना कंट्रीब्यूशन एक्चुअली होता है ये तो कम से कम पता होगा। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 85% एंड 15%, और वो भी सिर्फ ऐसे स्टेट्स में जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स नहीं है ना। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, JNK की बात करें, या फिर लद्दाख की बात करें, आपका HP, उत्तराखंड, और जो आपके 7 स्टेट्स प्लस सिक्किम, इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इनके अलावा जो और स्टेट्स हैं वहाँ पर 85% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो 15% हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। तो क्वेश्चन किस तरीके से भी आ जाए कि यस, MIDH इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जितना पैसा है सेंटर कितना देता है, स्टेट कितना देता है, कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इनसाइट्स मिशन ऑफ नासा। नासा ने चाहे नासा हो, चाहे UAE हो, चाहे चाइना हो, बहुत सारे अपना मार्स को स्टडी करने के लिए मिशंस भेजे। तो इन सभी को आपने एक लाइन में लिखकर ध्यान रख लेना कि दोनों बाकी सब में क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू इनसाइट्स मिशन, क्योंकि पेपर में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि मिशन सारे मार्स पर गए हैं, तो कौन सा लैंडर मिशन है, कौन सा ऑर्बिटर मिशन है, किसके पास क्या पेलोड्स थे, किसका क्या काम था। ये हल्का सा कन्फ्यूजन ना हो तो आप सभी मिशंस को अलग अलग करके याद करना। अगर हम इनसाइट्स मिशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है आपकी इट विल बी द फर्स्ट मिशन टू peer deep beneath the Martian surface, studying the planet's interior by measuring its heat output and listening for the Marsquakes. इनसाइट्स जो मिशन है ना, ये पहला ऐसा मिशन है जो कि मार्स की जो सॉइल है ना, उसके नीचे क्या किस तरीके की कॉम्पोजिशन है रॉक की, कैसा स्ट्रक्चर है, उसको ये स्टडी करेगा।
अदरवाइज हम लोग आज तक क्या कर रहे थे, या तो हम लोग ऑर्बिटर में घूम रहे थे मार्स के अराउंड, फोटोज क्लिक कर रहे थे, या फिर हम लैंडर मिशन भी थे तो हम लोगों ने कभी भी सॉइल को जो एक उसकी खुदाई है वो करने की कभी नहीं सोची, है ना। तो ये जो पहला मिशन ऐसा है इनसाइट्स मिशन कि ये पहली बार मार्स के सरफेस के नीचे किस तरीके की रॉक है, कैसा कंपोजिशन है, उसको भी स्टडी करेगा, और इसीलिए बहुत फेमस भी हुआ था ये। और जब ये ऐसा करेगा तो बेसिकली देखेगा कि जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे ही मार्स पर क्या आएंगे, मार्सक्वेक्स। तो वो मार्सक्वेक किस तरीके से आ रहे हैं, वो कौन कौन सी वेव्स हैं जिससे हम पता लगा पाएंगे कि मार्स पर कहाँ से मार्सक्वेक जनरेट हो रहा है ना, सिस्मिक वेव्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं दैट वुड बी डन बाय द इनसाइट्स मिशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, इनसाइट इज अ पार्ट ऑफ नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम। नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक नहीं डिस्कवर करी हैं उनको हम डिस्कवर करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे मिशंस हैं डिस्कवरी प्रोग्राम में, जो जिसमें से एक आपका ये इनसाइट्स मिशन भी है ना। ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। पूछा क्या है आपसे, करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही जब करेक्ट हैं तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कवरी प्रोग्राम की बात करें तो जो डिफरेंट आपका जूनो प्रोग्राम है जो कि जुपिटर को स्टडी करने के लिए गया है वो भी इसका एक पार्ट है। जो एक ओसिरिस रेक्स मिशन है जो कि आपका बेनू एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए भेजा गया था कि वो सैंपल कलेक्ट करके दोबारा अर्थ पर आएगा, जो कि आ भी चुका है। तो ये कुछ और मिशंस हैं जो कि डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर नासा कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है हल्का सा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंक्रीज इन पोल स्पेंडिंग लिमिट बाय द गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली ही ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है इन देयर इलेक्शन रैलीज या फिर इलेक्शन जो पूरा का पूरा टाइम लाइन है। तो ऑप्शंस हैं, पहला आपका द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर अ कैंडिडेट कैन इनकर फॉर कैंपेनिंग इन लोकसभा पोल्स इज नाउ 77 lakhs। लोकसभा के पोल्स के लिए 77 लाख है, ओके। सेकेंड, फॉर द असेंबली इलेक्शन इट हैज़ बीन हाइक्ड टू ₹30.80 लाख। देखो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। तो जो छोटे पेपर्स होते हैं ना हमारे स्टेट वाइज या फिर कोई भी ग्रुप सी पोस्ट होती है वहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्योंकि ये न्यूज़ में था तो बताओ लोकसभा में जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कैंपेनिंग के दौरान आप कितने मैक्सिमम पैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है लोकसभा वाले का, यस इट इज़ 77 लाख। एंड यस, असेंबली वाले के लिए भी बढ़ा दिया गया है। पहले देयर वाज अराउंड 27 लाख, तो अब हल्का सा बढ़ा दिया गया है तो इट इज़ 30.80 लाख। पूछा गया है आपसे चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। जो ये लिमिट है ये बेसिकली आपकी 10% के लिए बढ़ा दी गई है, चाहे आप लोकसभा का इलेक्शंस लड़ रहे हो चाहे आप असेंबली इलेक्शंस लड़ रहे हो। तो ये आप ध्यान रखेंगे हल्का सा। लोकसभा के लिए 77 लाख कर दिया गया है, पहले 70 लाख था अर्लियर, और असेंबली के लिए पहले 28 लाख था, अब उसको 30.80 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना हल्का सा। चलो, तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी करंट अफेयर। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी कि किसी भी टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो क्वेश्चन आपका 1 लाइनर हो चाहे वो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो। तो आपने टॉपिक कोई भी पढ़ना है तो इस तरीके से ही पढ़ना है कि चाहे क्वेश्चन किस तरीके की फॉर्म में आ जाए आपका वो ठीक हो जाए। ठीक है, चलो, अगर इस क्लास में इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज अस, यू कैन कॉल अस। अगर डाउट होगा तो बताइएगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।